हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। आपको पता है कि हमने फ़िज़िक्स में यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट की हुई है अपने जितने भी हमारे कंपटीशन है उसमें जो जनरल साइंस में फ़िज़िक्स का पार्ट है उसके पूछे गए प्रश्न। इस प्रश्न में मैंने आपको 2-3 क्लास इससे पहले ले ली है। एक मैंने बहुत बड़ी मैराथन क्लास बनाई है, आप देखेंगे उसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के जीआईसी लेक्चरर के पेपर के जो फिजिक्स का पार्ट है वो आया हुआ है, डायमेंशन एंड यूनिट, विमा और मात्रक। उसके ऊपर जो आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, सीपी हो गया, इसके अंदर जो फिजिक्स पूछी हुई है उसमें जो यूनिट्स के चैप्टर आए हुए हैं, यूनिट के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। एक मैंने थर्मोडायनामिक्स के ऊपर मैराथन क्लास ली हुई है यूपी टीजीटी और पीजीटी की। तो इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि यानी कि साउंड। तो साउंड के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, साउंड के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि अब तक साउंड से कितने क्वेश्चन, किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ध्वनि पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्या कि जो आपकी ध्वनि होती है, ध्वनि सबसे पहले मैं आपको तरंग के बारे में बता देता हूँ, तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम के अंदर जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं तरंगे या फिर वेव्स। अब जो ये तरंगे होती हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी तरंगे माध्यम के आधार पर, एक ऐसी तरंगे, एक तो होती है माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर, और एक होती है माध्यम के कणों के आधार पर, माध्यम के कणों के आधार पर। तो जो आपके पास माध्यम है उसके आधार पर भी ये तरंगे आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तरंग का नाम है ऐसी तरंगे जो माध्यम पर निर्भर करती हैं, उन तरंगों को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे। और ऐसी तरंगे जो माध्यम पर निर्भर नहीं करती उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माध्यम के कणों के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल और एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है क्या? ट्रांसवर्स वेव्स। तो ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि इस वाली तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और विद्युत चुंबकीय को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करें तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, और जिसमें लंबवत गति करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? अनुप्रस्थ तरंगे। तो इस तरह से आपके तरंगों का वर्गीकरण है, ये मैंने आपको समझा दिया। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे इसके बारे में। आपको इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने के बाद ध्वनि से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ध्वनि के बारे में। ध्वनि आपकी कैसी तरंगे होती हैं? ध्वनि आपकी एक यांत्रिक तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक, यानी कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। और हर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि जो आप माध्यम, एक हमारे पास ठोस, एक द्रव और एक गैस, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में होगी
उससे कम द्रव माध्यम में होगी और सबसे कम गैसीय माध्यम में होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जल, जल आपका एक द्रव है। क्या है? द्रव। वायु, वायु क्या है आपके पास? गैस। इस्पात आपके पास ठोस है। निर्वात, जहाँ पर वायु नहीं है। इसका मतलब आप निर्वात में तो हो ही नहीं सकती। क्या निर्वात में आप ध्वनि को सुन सकते हैं? नहीं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात तो नहीं है। अब बचे आपके पास द्रव और गैस। द्रव और गैस में कम होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस। और ठोस क्या है आपका? इस्पात। तो इस्पात यानी कि स्टील के अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि आप ट्रेन की पटरियों पर कान लगाकर ध्वनि सुन सकते हैं। ट्रेन के आने की आवाज़ आप बहुत दूर पहले से सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप जैसे दिवाली आ रही है तो दीपावली के दौरान आप देखेंगे कि अगर आपको क्रैकर्स फोड़ने हैं, पटाखे जलाने हैं, तो आप घर के अंदर जलाएंगे? आंसर है नहीं सर, हम घर के बाहर जलाएंगे। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि ध्वनि, नंबर ए, ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। दूसरा, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। तीसरा, हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। चौथा, ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पटाखे हैं वो इमारत के बाहर जलाए गए। अब क्या हुआ कि उनके जलने पर हमें जलता हुआ वो पहले दिखाई दे जाएगा, लेकिन आवाज़ उसकी बाद में सुनाई देगी। यही कहानी होती है थंडर स्टॉर्म में। जब आपने देखा होगा गर्जना होती है, बिजली चमकती है, तो लाइट आपको पहले दिख जाएगी और उसकी आवाज़ लेट आएगी। तो इन सब का एक ही कारण है। वो कारण क्या है? आप देखेंगे जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार 0 इतने मीटर पर सेकंड होगी। और जो ध्वनि है, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में कितना चलेगा? 3 × 10⁸ मीटर। और ध्वनि 1 सेकंड में कितना चलेगी? 332 मीटर। तो यहाँ तो आप देखेंगे कि प्रकाश की चाल बहुत ही ज़्यादा होती है ध्वनि की तुलना में। तो इसका मतलब प्रकाश आपको पहले दिखाई दे जाएगा और ध्वनि आपको क्या दिखाई देगी? ध्वनि आपको बाद में सुनाई देगी। तो आप इसका सही आंसर होगा डी। देखिए, ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है? नहीं, ध्वनि नहीं तेजी से यात्रा करती। तेजी से यात्रा कौन करता है? प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपका क्या होगा? प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ध्वनि की होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में 332 मीटर पर सेकंड। इसीलिए आपको पटाखे की आवाज़ बाद में सुनाई देगी और उसकी प्रकाश या लाइट पहले दिखाई दे जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या होता है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपको बताना है। पुरुष, महिला और बच्चे की अलग अलग आवाज़ है। अगर कोई बोल रहा है तो आप पहचान सकते हैं कौन सी बच्चे की आवाज़ है, कौन सी पुरुष की आवाज़ है और कौन सी महिला की आवाज़ है। तो आप इसको बता सकते हैं। उसका कारण क्या होता है? फेफड़े? नहीं, फेफड़े तो आपके पार्ट होते हैं एक श्वसन तंत्र के, श्वसन में आपकी मदद करते हैं। ये किसके पार्ट होते हैं? श्वसन तंत्र के। श्वास नली? नहीं, ये ट्रैकिया जो होती है इसमें क्या होता है? आपका छल्ले होते हैं, सी टाइप के छल्ले होते हैं जो इस श्वास नली को चिपकने से बचाते हैं। उसके बाद ग्रसनी? नहीं, ग्रसनी नहीं है, ये भी श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। ग्रसनी, फेरिंग्स। इसका सही आंसर होगा घोष तंत्र। क्या होता है? घोष तंत्री। तो घोष तंत्री ऐसी होती है आपके गर्दन में पाई जाएगी, गले में पाई जाए, सॉरी गले में, गर्दन में नहीं, आपके गले में पाई जाएगी। और इसी के कारण आवाज़ में क्या होता है? अंतर होता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक सामान्य मानव कान कितनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है? 100। सबसे पहले ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपको याद रखना है, क्या होता है? डेसिबल। 190 डेसिबल,
220 डेसिबल, 80 डेसिबल या 160 डेसिबल। तो कितनी ध्वनि की तीव्रता को वो सहन कर सकता है जिससे कि उसके कान में कोई भी हानि ना हो, उसके कान वान में बहरापन ना आए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसकी एक टेबल है, मैं आपको वो टेबल दिखा दूंगा अभी, क्या टेबल वो होती है देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 dB 10 डेसिबल पर आप देखेंगे क्या है, 10 डेसिबल पर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, मतलब आपके कान को सुनना है तो सबसे कम 10 dB है, डेसिबल है। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, जो स्टूडियो होते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनकी 20 डेसिबल तक। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो रिकॉर्डिंग करते हैं स्टूडियो, उसमें से जो आवाज़ आती है, सोचिए कितना धीमा कितना शांत होता है वो, लेकिन उसकी भी कितनी होती है, 30 dB। उसके बाद आपके बेडरूम, जिसे आप शांत मानते हो, उसकी जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, 40 डेसिबल। उसके बाद क्वाइट ऑफिस, जो ऑफिस बिल्कुल शांत होते हैं आपको लगता है, उसकी भी 50 dB। उसके बाद 60 dB आप देखेंगे लिविंग रूम विद म्यूजिक और टेलीविजन प्लेइंग क्वाइटली। क्या होगा कि ऐसा रूम जिसमें म्यूजिक या टेलीविजन बिल्कुल धीरे से बज रहा होगा, वो 60 डेसिबल। उसके बाद कन्वर्सेशनल स्पीच, आप दो लोग जो एक दूसरे की चुगली करते हो या बातें करते हो, मतलब वो कितने डेसिबल पर, 70। उसके बाद 80 डेसिबल तक आप देखेंगे, ग्रीन पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जो सेफ इंटेंसिटी है वो 80 डेसिबल है। बिजी रेजिडेंशियल रोड, जो रेजिडेंशियल रोड जिसमें भीड़ भाड़ है, वहाँ से जो आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ में जो इंटेंसिटी होती है कितनी होती है, 80 डेसिबल। उसके बाद 90 डेसिबल की बस के अंदर कितने शोर होता है, वो 90 डेसिबल का होता है, 100 डेसिबल। आप इस तरह से पूरी टेबल पढ़ सकते हो। तो इसका आप देखेंगे कि जो सही आंसर होगा इसका, वो क्या होगा, सही आंसर आपका 80 डेसिबल, यानी कि आपके लिए सेफ स्पीड जिस पे आप सहन कर सकते हो कितनी है, 80 डेसिबल। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 80 डेसिबल। तो 80 डेसिबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को कहते हैं। आपने देखा होगा जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों में जो आप देखेंगे कि उनकी ध्वनि कैसी होती है, बारीक होती है और उनका पिच ज़्यादा होता है, तारत्व ज़्यादा होता है। और जो पुरुष होते हैं उनकी ध्वनि मोटी होती है और उनका पिच या तारत्व या स्वर ज़्यादा होता है। ये आप याद भी रखना, जो आपके पास मेल हैं, जो आप मेल हैं तो मेल हैं तो आपकी आवाज़ कैसी होगी, मोटी होगी, लेकिन जो तारत्व है वो तारत्व क्या होगा आपका, कम। जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर उनकी आवाज़ पतली होगी और उनका तारत्व कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वर, पिच या दूसरा नाम तारत्व, इसके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि दी गई ध्वनि या सुनाई गई ध्वनि पुरुष की है या सुनाई गई ध्वनि स्त्री की है। एक्सेप्शन केस हर जगह मिलते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे पुरुष की वाणी महिला के जैसी होती है, महिला की वाणी पुरुष के जैसी होती है, लेकिन मोस्टली कॉमनली आपका यही आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़िए। ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि ध्वनि का उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। फोटोनिक्स, अकोस्टिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ASTROPHYSICX, एस्ट्रोफिजिक्स या ऑप्टिक्स। इनमें से सही आंसर बताना है क्या होगा, फोटोनिक्स, और ये है अकोस्टिक। तो देखो जो आपके पास क्या होगा, एक मिनट, जो आपके पास फोटोनिक्स होगा वो फोटोन से रिलेटेड है। फोटोन क्या होते हैं कि आइंस्टीन ने बताया कि जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उससे जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, उन पैकेटों को फोटोन बोलते हैं। और आपने पढ़ा होगा एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति होती है। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स आप पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड वगैरह जो खगोलीय पिंड है उससे रिलेटेड होती है आपकी क्या, एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश की एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है क्या, ऑप्टिक्स। क्या होता है, ऑप्टिक्स। उसके बाद देखेंगे अकोस्टिक। अकोस्टिक में क्या होता है, आप देखेंगे
कि इसमें हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड यानी कि ध्वनि। तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि एकॉस्टिक यानी कि ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर है एकॉस्टिक। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एकॉस्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है। ये अभी मैं आपको ऊपर बताया, देखिए एमटीएस का क्वेश्चन है, पीछे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जब गड़गड़ाहट होती है, बिजली कड़कती है, तो उसमें आपको प्रकाश पहले दिखाई दे जाएगा और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देगी। तो इसका कारण क्या होता है कि जो ध्वनि की गति है प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। इसका यही करेक्ट आंसर है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, यानी कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर है हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। चमगादड़, बाज, बिल्ली या कुत्ता। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपने सुना होगा कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक तो क्या होता है, एक का नाम होता है अल्ट्रासोनिक, एक का नाम होता है क्या, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, और एक होता है अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उनको बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है उसको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगे। और ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं आप पराश्रव्य तरंगे। तो ये जो तरंगे होती हैं इनको हम मनुष्य सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, मनुष्य। लेकिन जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो केवल चमगादड़ के द्वारा सुनी जा सकती है, उसको मनुष्य नहीं सुन सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा चमगादड़। तो चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव्स को, तरंगों को क्या करती है, निकालती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए निर्वात, ऑप्शन नंबर बी मृदा, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी आग। आपको बताना है कि इनमें से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मृदा एक माध्यम है, ये भी, आग भी एक माध्यम है, पानी भी एक माध्यम है। क्या माध्यम नहीं है, निर्वात। तो निर्वात से होकर आपकी ध्वनि नहीं निकल सकती, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, निर्वात। तो चलते हैं, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी ध्वनि है उसके लिए आप जो सुन सकते हो उसकी श्रव्य सीमा क्या है, ऑडिबल रेंज क्या है। ऑडिबल रेंज किसकी, फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज और 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज। तो अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया है 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज। तो जो आप सुन सकते हो वो 20 से 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 को आप क्या लिख सकते हो, 20 किलो हर्ट्ज। 20 से कितना, 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि की तरंगों को आप सुन सकते हो आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, मान लीजिए वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है और आपने कोई ऐसा विमान बना लिया जो आप कामयाब हो गए कि जो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी कि उस विमान की चाल ज़्यादा है ध्वनि की चाल से, तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रहा है। तो आपको बताना है ये किसकी चाल से चल रहा है,
तब क्या कहा जाता है? एक मैक चाल, सुपरसोनिक चाल, सबसोनिक चाल या अल्ट्रासोनिक चाल? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। तो सुपरसोनिक स्पीड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? आपको बताना है हवा के अंदर ध्वनि का वेग, बात कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस की। तो मैं आपको बता चुका कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। आपको रिमेंबर भी रखना है कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल का मतलब डिस्टिल्ड वाटर में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये तो थोड़ा याद करने का लायक क्वेश्चन है, आपको बताना है कितना होगा। तो इसको आप याद रख लेना कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 यानी कि लगभग 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए। ध्वनि किस माध्यम में से तेज यात्रा करती है? ध्वनि किस माध्यम में से तेज यात्रा करती है आपको बताना है। तो मैंने आपको निर्वात में तो ध्वनि पार नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ठोस यानी कि सॉलिड। क्या आंसर होगा इसका? सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि की निम्न में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि आपको बताना है कि हर्ट्ज में किसको मापते हैं? ध्वनि की आवृत्ति को, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य को, ध्वनि की तीव्रता को या फिर ध्वनि की प्रबलता को, किसको हम हर्ट्ज में मापते हैं? या फिर ध्वनि की प्रबलता। तो आप देखेंगे जो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है उसको मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रोम में नापते हैं। तो आप देखेंगे जो ध्वनि की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, उसको हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। तो हर्ट्ज में किसको मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो उसकी आवृत्ति किलो हर्ट्ज किसके बराबर होती है? सबसे पहले आवृत्ति की परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में जितने दोलन करे उसको बोलते हैं हम क्या? आवृत्ति। तो उसने कहा 1 सेकंड में जो दोलन करती है, 1 सेकंड में दोलन, कितने दोलन कर रही है वो 1 सेकंड में? 10। तो उसकी आवृत्ति होगी 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होगी उसकी? आवृत्ति हो गई 10 हर्ट्ज। लेकिन उसने हर्ट्ज नहीं पूछा, किलो हर्ट्ज पूछा है। आप ये 10 मत लगा देना, ठीक है, ये तो नहीं होगा। तो 10 को भाग करना पड़ेगा किलो हर्ट्ज में बनाने के लिए 1000 से। तो 1000 से हर्ट्ज, तो 0 से 0 कट गई, 1/100 का मतलब 0.01। तो 0.01 किलो हर्ट्ज। अगर वो हर्ट्ज में पूछता तो यही आंसर होता, यही आप लिखाते। लेकिन सीपीयू का है, थोड़ा थोड़ा इसमें आपको देखा कि आपका माइंड किस तरह से काम करता है, इसलिए किलो हर्ट्ज में पूछा। तो आंसर आएगा 0.01 किलो हर्ट्ज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या? 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से किसका कंपन केवल विसर्ग स्वर उत्पन्न करता है? आपको बताना है कि किसका कंपन। देखेंगे आप, एक ऑर्गन पाइप होता है, एक तो खुला ऑर्गन पाइप होगा, एक ऑर्गन पाइप होता है बंद। क्या होता है? बंद। तो आप देखेंगे जो खुला ऑर्गन पाइप होगा उसमें केवल विषम कंपन होंगे। कैसे कंपन होंगे? विषम। और जो बंद ऑर्गन पाइप होगा उसमें कैसे होंगे? सम। यानी कि इसमें 1:3:5:7 के अनुपात में होंगे, इसमें 2:4:6:8 के अनुपात में होंगे। तो जो खुला आर्गन पाइप होगा, खुले आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, तो जो खुला आर्गन पाइप है उसके आप किसमें? उसमें विषम स्वर उत्पन्न कर सकते हैं। सॉरी, 1 मिनट गलत हो गया ये। जो खुला आर्गन पाइप होगा, जो खुला आर्गन पाइप होगा उसमें आप कर सकते हैं क्या? खुले वाले में आप कर सकते हैं कैसा? खुले वाले में आप कर सकते हैं सम और बंद वाले में कर सकते हैं विषम। ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बंद आर्गन पाइप।
क्या होगा, बंद आर्गन पाइप। तो बंद आर्गन पाइप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, विषम स्वर उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ध्वनि प्रबलता की इकाई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि की प्रबलता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, उसकी यूनिट होती है डेसिबल। इसको लिखते हैं डीबी से। क्या लिखते हैं, डीबी। डीबी का मतलब क्या होता है, डेसिबल। और हमारे कान के लिए 80 डेसिबल की आवाज़ क्या होती है, सुगराई अच्छी होती है। उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि जो बेल है, बेल भी इसका आंसर हो सकता है, फ़ोन भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। इसमें एक ऑप्शन सभी भी है, तो इसका करेक्ट आंसर अब क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। यानी कि फ़ोन, बेल और डेसिबल, ये सब ध्वनि प्रबलता की एक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है डैश तरंगों में सूक्ष्म प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल है। तो इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक और एक विद्युत चुंबकीय। तो ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसको विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। अब ये किस किस तरह से, कितने प्रकार की होती है, उसमें आपका क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपका आएगा, सबसे पहले होगा गामा किरणें, फिर होगा एक्स किरणें, फिर होगा पराबैंगनी किरणें, फिर होगा दृश्य तरंगे, फिर होता है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, फिर सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, और लास्ट में होता है रेडियो तरंगे। ये आपका तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, लैम्बडा का बढ़ता क्रम है। अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो लैम्बडा का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और एनर्जी का घटता क्रम है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी, तो आप कहेंगे गामा किरण के लिए ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम। लेकिन गामा तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, न्यूनतम। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, न्यूनतम। ठीक है। और रेडियो तरंग के लिए क्या जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, न्यूनतम। साथ में आप आवृत्ति भी याद रख सकते हैं, आवृत्ति भी क्या होती है, न्यूनतम। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है अधिकतम। और यहाँ पर भी आवृत्ति कैसी होती है, इसकी आवृत्ति कैसी होगी, इसकी अधिकतम। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। कौन ऐसी तरंगे हैं जो गर्म कर देती हैं, यानी कि उष्मा तरंगे की तरह कार्य करती है। तो उसका आंसर होगा इंफ्रारेड वेव। जो आपकी अवरक्त किरणें हैं, उन किरणों को उष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 21 कह रहा है एक तरंग के लिए डैश, एक मिनट, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल में विभाजन क्या कहलाता है। तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल में विभाजन क्या कहलाता है, या लैम्बडा का विभाजन करना है टी में, इस रेशो को क्या बोलते हैं। 1/T फ्रीक्वेंसी भी बनता है, तो फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हैं, और ये बराबर होता है v के। यानी कि जो तरंग का वेग होता है, तरंग का वेग आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर n लैम्बडा, यानी या v बराबर लैम्बडा बटे टी, क्योंकि n की वैल्यू होती है 1/T। तो लैम्बडा का t में विभाजन क्या कहलाता है, तरंग वेग। तो इसका आंसर होगा तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 22, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपका साउंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 22, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से, अगर तापमान चेंज कर दिया आपने, इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो क्या परिवर्तन होगा, तरंग दैर्ध्य, विस्तार, आवृत्ति या फिर तीव्रता। आपको सही आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका तरंग दैर्ध्य। अगर आप तापमान की वैल्यू को चेंज करेंगे
तो आवृत्ति फिक्स रहेगी, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कौन सा गुण प्रभावित होता है, तरंग दैर्ध्य। अगर वो पूछता कौन सा गुण प्रभावित नहीं होता तो क्या आता, आवृत्ति आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। किसी वस्तु को आगे पीछे या पीछे आगे की गति, इस तरह से गति किसी वस्तु की क्या कहलाती है। तो आपने पढ़ा होगा, इसी को बोलते हैं हम कंपन। कंपन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन। क्या होता है, वाइब्रेशन। तो इस गति को बोलते हैं वाइब्रेशन या कंपन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये आपको बताना है कि सितार, जो आपने देखा होगा सितार होता है बजाने वाला, उसमें किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। पहला प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, दूसरा प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, तीसरा अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, चौथा अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। आपको बताना है सितार के अंदर किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होंगी। तो सबसे पहले जो सितार होता है, सितार, उसके अंदर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्यों होती है अनुप्रस्थ, क्योंकि इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। कण इधर गति करते हैं और तरंग इधर दिशा में चलती है, तो इसमें क्या आएगा, अनुप्रस्थ आएगा। तो अनुदैर्घ्य वाले कट गए। ठीक है, ये अनुप्रस्थ इसका आंसर आएगा, तो अनुदैर्घ्य वाले दोनों कट गए। अब आपके दो बचते हैं, प्रगामी होगी या अप्रगामी होगी, ये आपको और बताना है। तो आप देखेंगे जो सितार होता है, उस सितार के अंदर क्या होता है, तरंग को बनने के लिए उनकी तरंगों की आयाम, चाल और आवृत्ति सब कुछ सेम होनी चाहिए, लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए और माध्यम बीच का बद्ध होना चाहिए। मतलब ये सब क्वालिटी कौन सी तरंगों की होती है, अप्रगामी की। तो इसका सही आंसर होगा अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है एक सितार के अंदर। तो इस तरह से आपका ध्वनि का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर देखेंगे फिजिक्स का। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैं आपका सारा सिलेबस, ये जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछली बार, वो सब कवर करा दूंगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है किसी चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की बहुत सारी सीरीज है, मैं आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।